नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी किताब। ये फिर आरबीएसई बोर्ड की किताब है जिसका कक्षा 11 की आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जो कक्षा 11 के लिए भी चलती हैं और कक्षा 12 के लिए भी चलती हैं, जिसका भाग फर्स्ट है, कक्षा 11 की है, और जिसका अध्याय 5 जो अंतिम अध्याय है, सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला, वो इसमें नेहरू की भूमिका। तो चलो शुरू करते हैं। आज़ादी के समय लगभग 30 करोड़ की आबादी वाले देश का उत्तराधिकार के रूप में एक बदहाल कृषि व्यवस्था एवं कुटीर उद्योग, भयंकर बेरोजगारी तथा गरीबी में जकड़ा हुआ एक वृहद समाज मिला। स्वतंत्रता के समय भारत विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों में से एक था। उस समय देश औपनिवेशिक शोषण के पीड़ा बंगाल के काल में हुई लगभग 30 लाख मौतों का दर्द एवं सन 1947 के विभाजन में आए करीब 15 लाख शरणार्थी जैसी समस्या से भी ग्रस्त था। तो मात्र 30.6 बिलियन डॉलर 1950 ईस्वी में इनकी राष्ट्रीय आय थी। वृहद भूभाग, भौगोलिक विभिन्नताओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अति पिछड़ेपन के होते हुए सीमित आर्थिक संसाधनों को समुचित उपयोग कर संतुलित सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना देश के नीति निर्धारकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। तो सन 1927 ईस्वी में रूस की यात्रा से नेहरू वहाँ के सुनिश्चित विकास में बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने भारत में भी आर्थिक नियोजन का सपना सजोया। उन्होंने भारत की तीव्र आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का मार्ग प्रस्तुत किया। सन 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों से विकास का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक याद रखने हैं। सर 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया की कौन सी पुस्तक थी? प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, जिसमें 10 वर्ष का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कृषि में संलग्न श्रम को उद्योगों से संबंध कर राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्र के पुनरुत्थान हेतु सुनियोजित विकास से हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप सन 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन कब हुआ? 1938 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट कब भारत में आर्थिक नियोजन का आधार सिद्ध हुई? और राष्ट्रीय नियोजन समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष जानकारी एकत्र करते हुए प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया। इस प्रकार नेहरू ने स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व प्राप्त अवसर को पूर्ण सदुपयोग करते हुए भारत में आर्थिक नियोजन की मजबूत आधारशिला की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ? 1938 में, जिसे राष्ट्रीय नियोजन समिति कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू ने रूस के योजनाबद्ध विकास के मॉडल के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था में भी अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन वे ने तो निरंकुश अनुशासन व शक्ति के प्रयोग पर आधारित व्यवस्था में विश्वास रखने वाले रूस के बोलंशवी विचारों से सहमत थे और नहीं इंग्लैंड के पूंजीवादी व्यवस्था से। उन्होंने एक नियोजित लोकतांत्रिक समाजवादी विकास की कल्पना की और स्वतंत्रता के बाद भारत में सुनियोजित विकास की एक औपचारिक मॉडल अपनाया। इस संबंध में नेहरू के आर्थिक नियोजन संबंधी विचारों को जानना वे समझना अत्यंत आवश्यक था। उनके आर्थिक नियोजन संबंधी विचार इस प्रकार थे। आर्थिक नियोजन संबंधी विचार एवं योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग गठन कब हुआ? सुनियोजित विकास नेहरू की वैचारिक संपदा की व्यावहारिकता में साकार होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में नेहरू का सबसे बड़ा योगदान देश को एक नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल प्रदान करना है। उन्होंने एक नियोजित लोकतांत्रिक विकास की कल्पना की और स्वतंत्रता के बाद योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया। उन्होंने इसकी अध्यक्षता में स्वतंत्र योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। तो स्वतंत्र योजना आयोग गठन कब हुआ? तो स्वतंत्र योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950। देश के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के साथ नेहरू ने देश विदेशों से जाने माने अर्थशास्त्री बुलाए और देश का विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करवाया। और नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 पंचवर्षीय योजनाओं के आयोग की स्थापना के उद्देश्य तथा आमजन की आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक संसाधनों तक पहुँचाना तथा संपदा एवं संपत्ति के विकेंद्रीकरण का साकार किया। नेहरू की राज्य नियोजन में दृढ़ आस्था थी। उन्होंने ये भली भांति समझ लिया था कि राष्ट्र
तो उन्होंने ये समझ भली बात ये समझ लिया था कि राष्ट्र की स्वतंत्रता किस प्रकार बाहरी उद्योग व शक्ति संसाधनों पर आधारित थी तथा स्वतंत्र भारत किस प्रकार विश्व की तकनीकी दौड़ में शामिल हो सकता है। ये नियोजित विकास न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वरन भारतीय संस्कृति व आधुनिक विश्व के बीच जो अंतराल है उसे दूर करने के लिए भी आवश्यक है। नेहरू का यह सोचना था कि नियोजित औद्योगिक विकास की क्रियात्मक स्वरूप तथा समाजवादी नियंत्रण के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इस शताब्दी में पिछली शताब्दी की तरह तक पर्याप्त नहीं है कि राज्य सहायता व प्रेरणा पर आधारित निजी क्षेत्र का विकास किया जाए। नेहरू ने उपयुक्त दृष्टिकोण को राज्य नियंत्रण के रूप में लागू भी किया और यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राज्य के व्यापक नियंत्रण के पक्ष में जितने दृढ़ विचार नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने व्यक्त किए अब कुछ उदार हो चुके हैं तथा उनका समाजवादी दृष्टिकोण भी उतना ही उग्र नहीं रह गया तथा उन्होंने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया। तो योजना आयोग गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिया था। जनवरी 1955 में अवधि प्रस्ताव के अंतर्गत नेहरू ने नियोजन का ध्येय भारत में समाजवादी समाज की स्थापना बताया। तो अवधि प्रस्ताव में भारत ने नियोजन का ध्येय किसे बताया? तो भारत में समाजवादी समाज की स्थापना। इस समाजवादी समाज के अंतर्गत उत्पादन के प्रमुख साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में रहेंगे। उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था की जाएगी। योजना में जनता की आवश्यकताएं मौलिक रूप से नहीं मापी जानी चाहिए अपितु वास्तविक भौतिक आवश्यकताओं तथा जिसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं के रोजगार आदि पर बल दिया जाना चाहिए और उनकी प्राप्ति में उत्पादन वृद्धि द्वारा ही हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन को राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया। उनका मानना था कि योजना आवश्यक है, अन्यथा हम उत्पादन के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे। योजना का अर्थ केवल परियोजनाओं को एकत्रीकरण नहीं होता है अपितु परियोजनाओं का आधार तय करना होता है। इस प्रकार प्रगति मार्ग के अग्रसर करना है ताकि समाज का समग्र विकास संभव हो सके। और हमारे देश में गरीबी की भयावह समस्या है और हमारे समक्ष सर्वदा एक कठिन विकल्प है। या तो हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जो अनुकूल भी हैं उत्पादन केंद्रित करें और पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास भी साथ साथ करें। इन विकल्पों के बीच एक संतुलन का मार्ग अपनाया गया तथा समेकित राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की गई कि एक राष्ट्रीय योजना में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए और ये कभी हठ धर्मिता पर आधारित नहीं होनी चाहिए अपितु वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। यही हो सकता है कि आज के दिन जैसा मैं सोचता हूँ बहुत से निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन्हीं निजी उपक्रम को राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक नियंत्रण भी लगाए जाने चाहिए। नेहरू ने एक सामान्य आदमी को भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की दृष्टि से नियोजन को बहुत अधिक महत्व दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि सामाजिक संरचना को समाज में संग्रह करने की प्रवृत्ति को सीमित करना होगा, दूर करना होगा और सामान्य आदमी के लाभ के लिए ये नियोजन पर आधारित होगा। ये लाभ जीवन स्तर में सुधार, प्रगति के अवसरों में वृद्धि तथा मानव में अंतर्निहित गुणों के विकास के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सभी प्रयास लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए। नेहरू आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिणत करना चाहते थे क्योंकि नियोजन के पीछे मूल विचार ही औद्योगिक रहा है जिसके बिना गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्निर्माण संभव नहीं था। इसी प्रकार एक राष्ट्रीय औद्योगिक योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग एवं कुटीर उद्योग सम्मिलित होते थे। ऐसा करते समय योजना के अंतर्गत कृषि को नहीं बुलाया जा सकता। नियोजन का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है जब इसके अंतर्गत सामाजिक सेवाओं को भी शामिल कर लिया जाता था। नेहरू ने योजना का निर्माण करते समय योजना आयोग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उनके अनुसार योजना आयोग को संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही योजना बनानी चाहिए। यद्यपि नेहरू स्वयं योजना आयोग के अध्यक्ष थे परंतु लोकसभा में 15 दिसंबर 1952 को दिए गए वक्तव्य से नेहरू के विचार स्पष्ट हैं कि उनके अनुसार हम लोग एक लोकतांत्रिक ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने खुद चुना है और जो हमारे संविधान में और संसद में निहित है और ये स्वाभाविक है कि हमारी योजना देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने चाहिए। लेकिन योजना का आयोग का ये हक नहीं है कि वे कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिससे हमारे संविधान या व्यवस्था से ही उसके अधीन हम काम कर रहे हैं या कोई वास्ता ही नहीं हो। नेहरू ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की। अतः नेहरू द्वारा पल्लवित ये है कि आर्थिक नियोजन जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। तो हमारे देश में योजना आयोग कोई सर्वशक्ति संपन्न संस्था नहीं है। यद्यपि योजना के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथापि योजना आयोग योजना का निर्माण करती है किंतु अंत में योजना के क्रियान्वयन हेतु संसद के पटल पर रखा जाता था
और योजना का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। यहाँ एक ही उल्लेखनीय तो यहाँ ये उल्लेखनीय है कि योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा ये एक परामर्शदाता निकाय था। नेहरू ने योजना की अवधि को लेकर यह मत तय किया कि योजना दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य अल्पकालिक योजनाओं से प्राप्त किए जाने चाहिए और पंचवर्षीय योजनाओं को मध्यवर्ती कड़ी के रूप में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। और नेहरू के शब्दों में ये सबसे ज़रूरी है कि हम 15 वर्ष की अवधि में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका हम सही और साफ विचार हो, सिर्फ फिर हम इस बड़ी और सामान्य योजना में समायोजित हो सकने वाली छोटी छोटी योजनाओं पर आ सकते हैं। और फिर सबसे छोटी यानी 1 साल की या वार्षिक योजना से बड़ी योजना में समायोजित होनी चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना एक बड़ा ढांचा होना चाहिए जिसमें उपयुक्त परिवर्तन हो सके, जो सिर्फ हमारे साधनों की दृष्टि से न हो बल्कि उस दीर्घावधि तस्वीर को ध्यान में रखते हुए हो जो वक्त के साथ साथ हम विकसित करते हुए जाएंगे। जब हम अपने सामने 15 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे तो छोटी छोटी योजनाओं को स्वीकार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो नेहरू का मानना था कि 15 वर्षों का लक्ष्य रखना चाहिए। नेहरू का मत था कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए एक नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। तो नेहरू का लक्ष्य क्या था कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। दीर्घ अवधि योजना का तात्पर्य 5 वर्षीय योजना ना होकर 15 से 20 वर्षीय योजना होना चाहिए, जिसमें सामाजिक संरचना को दृष्टिगत रखा जाए, सामान्य व्यवस्थाओं को समेकित अध्ययन किया जाना चाहिए तथा विविध क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रगति का मार्ग तलाशना चाहिए। यही देश की भलाई के मार्ग पर ले जाने का उचित प्रयास होगा। नेहरू के समाजवादी कार्यक्रम को भारत के तत्कालीन अग्रणी उद्योगपतियों ने सन 1944 में समर्थन प्रदान किया और इन उद्योगपतियों में जहांगीर, रतनजी टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास आदि शामिल थे। इनके द्वारा जो ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया उसे भारत के आर्थिक विकास की योजना अथवा बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि 1944 में जो आर्थिक विकास योजना तैयार किया उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। सन 1946 ईस्वी में के सी नियोगी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री मंडल की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि किसकी सिफारिश पर, तो 1940 में के सी नियोगी की अध्यक्षता में नियोजित परामर्शदात्री मंडल की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। ये एक परामर्शदात्री निकाय था। योजना आयोग देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के नियोजन की सर्वोच्च संस्था थी। योजना आयोग का गठन संविधान के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। भारत के सभी नागरिकों, स्त्री और पुरुष का जीवन निर्वाह के समस्त साधनों का समान अधिकार है। तो पहले क्या था कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या जीवन निर्वाह के स्त्री पुरुष को जीवन निर्वाह के समस्त साधनों पर समान अधिकार है। तो दूसरा सिद्धांत क्या था कि सभी भौतिक साधनों का उपयोग व वितरण इस प्रकार हो कि वे आम लोगों के प्रगति का माध्यम बने। और तीसरा सिद्धांत था कि आर्थिक विकास कैसे भी पूंजी के केंद्रीकरण का कारण न बनकर आम जनता तक पहुँचने का माध्यम बने। योजना आयोग की मुख्य रूप से निम्न कार्य सौंपे गए। तो योजना आयोग को क्या क्या कार्य सौंपे गए? योजना को पहला कार्य सौंपा गया कि वे देश के भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन करें और उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना। उसको योजना को दूसरा कार्य सौंपा गया कि देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना। और तीसरा सौंपा गया योजना के क्रियान्वयन की प्राथमिकता और उनके चरणों को निर्धारण करना। चौथा था कि आर्थिक विकास में बाधित तत्वों की पहचान करना। और पांचवा था कि प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित अंतर की प्रगति का निर्धारण करना। और छठा था योजनाओं के क्रियान्वयन की समय समय पर समीक्षा करना तथा आवश्यक समायोजनों की अनुशंसा करना। और सातवां था कि योजना आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। ये इनके 7 कार्य थे। कार्य विभाजन प्रणाली के माध्यम से योजना आयोग का परिप्रेक्ष्य नियोजन, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च आदि विषय भी सौंपे गए। तो पहली बार क्या सौंपे गए? पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, परिप्रेक्ष्य नियोजन तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च आदि विषय सौंपे गए। और प्रथम योजना आयोग के प्रमुख सदस्यों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त वरिष्ठ नौकरशाह वी.टी. कृष्णमाचारी और तत्कालीन वित्त मंत्री सी.टी. देशमुख और जे.सी. घोष और के.सी. नियोगी थे। नेहरू के अतिरिक्त सभी सदस्यों को विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारियां दी गई। जैसे प्रथम योजना में कृष्णमाचारी के पास कृषि, सिंचाई एवं ऊर्जा और घोष के पास शिक्षा, सामाजिक कल्याण
कृष्णामाचारी के पास कृषि, सिंचाई एवं ऊर्जा, घोष के पास तथा घोष के पास कृषि, कृष्णामाचारी के पास कृषि, सिंचाई और ऊर्जा, और घोष के पास शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं सामुदायिक विकास, तथा नियोगी के पास उद्योग, वाणिज्य एवं परिवहन, तथा देशमुख के पास वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। सन 1950 ईस्वी के बाद प्रत्येक योजना भारत के विकास का एक प्रमुख घटक रही। प्रत्येक योजना के लागू होने से पूर्ववर्ती योजना का मूल्यांकन किया गया तथा भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। प्रत्येक योजना के कुछ मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिससे भारत में सुनियोजित विकास की अवधारणा की पुष्टि हो सकी। योजना की स्थापना मूलतः एक स्टाफ एजेंसी के रूप में केंद्र सरकार की परामर्श देने की दृष्टि से की गई थी, लेकिन बाद में आयोग एक शक्तिशाली और दिशा निर्देशक प्राधिकरण के रूप में उभरा और नव सर्जित स्वतंत्र देश के लिए नियोजित विकास अत्यावश्यक था तथा ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव ने भारत के एक छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानता में जकड़े हुए विभिन्न वर्ग, सीमित क्षेत्र में किया गया औद्योगिकरण और संसाधनों एवं संपदा का असमान वितरण छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक नीतियों और संसाधनों पर सत्ता का पूर्ण नियंत्रण था, जिसका नकारात्मक प्रभाव आम जनता को पूर्णतः प्रभावित कर रहा था। अतः आज़ादी के पश्चात साधनों एवं समृद्धि के समान वितरण के लिए आवश्यक था कि पूंजी का पूर्ण नियंत्रण सत्ता एवं निजी हाथों में न होकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी हो। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने पूर्ण समाजवादी या पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की अपेक्षा मध्यम मार्ग की नीति अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया, और इसी सुनियोजित विकास की योजना में कई सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का भी विशेष योगदान रहा। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में ये लिखा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वे अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करें कि देश की भौतिक साधनों के स्वामित्व, नियंत्रण एवं वितरण में सामान्य हितों का संवर्धन हो और आर्थिक प्रणाली के संचालन के फलस्वरूप जनहित के विरुद्ध संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वे अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करें कि देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व, नियंत्रण एवं वितरण में सामान्य हेतु का तो संवर्धन हो और आर्थिक प्रणाली के संचालन के फलस्वरूप जनहित के विरुद्ध संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो, मतलब एक जगह इकट्ठीकरण नहीं हो। सभी विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित देशों ने योजना निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवाद अर्थात निजी क्षेत्र का प्रमुख समर्थक देश है, वहाँ भी 1930 की विश्वव्यापी मंदी के परिणामस्वरूप टेनेसी वैली परियोजना जैसे उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। भारत को सुनियोजित विकास में प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए योजना आयोग निसंदेह एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, जिसे निम्नलिखित प्रारंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व उनकी उपलब्धियों से सहज ही समझा जा सकता है। यह तीनों पंचवर्षीय योजना पंडित नेहरू के नेतृत्व में क्रियान्वित की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संतुलन स्थापित कर देश को विकास यात्रा के पथ पर अग्रसर करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संतुलन स्थापित कर और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना था। इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा सके। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई एवं विद्युत कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लोहे, स्टील, केमिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे संबंधित उद्योगों एवं उपक्रमों की स्थापना की गई और सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए स्थानीय प्रयासों पर बल दिया गया। प्रथम योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा जुलाई 1951 में प्रस्तुत किया गया। इसके 2 भाग थे। एक भाग में 1493 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इनमें शामिल परियोजनाओं को आवश्यक रूप से पूरा करना था, तथा दूसरे भाग में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे बाहरी सहायता मिलने पर पूर्ण किया जाना था। प्रथम योजना के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करते समय 2 भागों को एक कर दिया तथा सम्मिलित रूप से 2069 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 2377 करोड़ रुपए किया गया और इस योजना में सिंचाई एवं ऊर्जा के लिए 647 करोड़ रुपए, परिवहन एवं संचार के लिए 570 करोड़ रुपए और सामाजिक सेवाओं के लिए 532 करोड़ रुपए और कृषि एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 354 करोड़ रुपए तथा उद्योग एवं खनन के लिए 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
राष्ट्रीय योजना में राष्ट्रीय आय में 13% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि 5 वर्षों में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% हुई। उपभोग स्तर पर 8 से 9% की वृद्धि हुई और कृषिगत उत्पादन में 18% की वृद्धि हुई तथा औद्योगिक उत्पादन में 39% की वृद्धि हुई। और इस योजना में विज्ञान, तकनीकी शोध, भारी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हैंडीक्राफ्ट एवं बांधों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया और सामाजिक सेवाओं में विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र के मलेरिया निवारण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, जराइम पेशा जातियों के लिए औद्योगिक आवासों के निर्माण के लिए 49 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस योजना के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड तथा दामोदर घाटी परियोजना आदि। इन नदी घाटी योजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन नदी घाटी योजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। प्रथम योजना के अंतिम वर्ष 1956 में 5 IIT प्रारंभ किए गए। इस योजना के अंतर्गत ही देश के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सन 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई और 1956 में 5 IIT बने थे। और सबसे पहला IIT कहाँ बना था? तो सबसे पहला IIT खड़गपुर में बना था, हमने पढ़ा था। और किसकी तर्ज पर बनाया गया? MIT की तर्ज पर, अमेरिका के MIT की तर्ज पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकार को सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उन आवश्यक उद्योगों को स्थापित करना होगा जिसमें निजी क्षेत्र अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया कि सामाजिक व आर्थिक दायित्व को पूरा करना तथा आवश्यक उद्योगों को स्थापित करना जिसमें निजी क्षेत्र अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते। इस योजना काल में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, एयर इंडिया इंटरनेशनल, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अशोका होटल्स लिमिटेड आदि की उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। प्रथम योजना में आने वाली अन्य योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना से देश की त्वरित आर्थिक विकास एवं औद्योगिक में सहायक तथा आर्थिक विकास एवं हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसरों की तीव्र गति से सृजन, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, लघु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना, आर्थिक शोषण पर रोक, समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति, संपत्ति के उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर अंकुश, निर्यात को प्रोत्साहन तथा अर्थव्यवस्था के लिए बचत एवं विदेशी पूंजी जुटाना और निजी क्षेत्र के लिए आदर्श एवं प्रतिस्पर्धा का प्रतिमान प्रस्तुत करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक विदोहन सुनिश्चित करना संभव हो सका। इस योजना के अंतर्गत सुनियोजित विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न शोध संस्थानों एवं उपक्रमों को स्थापित किया गया जो तत्कालीन नीति निर्माताओं के वृहद दृष्टिकोण को परिलक्षित करती हैं। इन संसाधनों एवं उपक्रमों के चित्र उनकी स्थापना की तिथियों के साथ संलग्न है। जैसे कि इनकी स्थापना की गई नेहरू द्वारा, तो 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। और कब स्थापना की गई? 17 फरवरी 1951 को। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और दूसरा है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कराईकुड़ी में। और कराईकुड़ी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में जनवरी 1953 को स्थापित किया गया। तो इसका पूरा नाम क्या है? CECRI, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी, 1953 में स्थापित किया गया। इस संस्था की स्थापना में किन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? इस संस्था की स्थापना में अलगप्पा चेटियार, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की प्रमुख भूमिका रही। तो अपने को तो ये याद रखना है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कराईकुड़ी में है। वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है 17 फरवरी 1951 को, और इसकी जनवरी 1953 में। और तीसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है मैसूर में। और ये CSIR की संबंध प्रयोगशाला के रूप में प्रौद्योगिकी विकास, खाद्य सुरक्षा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के शोध के लिए 1950 में स्थापित किया गया। और केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है।
और केंद्रीय स्रोत के अध्ययन के लिए सीमित रूप से 1944 ईस्वी में स्थापित किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हुआ। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान कोलकाता। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। चमड़ा से चेन्नई, चमड़ा से चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा चेन्नई, याद रखने का तरीका। चमड़े के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 24 अप्रैल 1950 में स्थापित किया गया। 24 अप्रैल 1950 में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थापित किया गया। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली और इलेक्ट्रोकेमिकल क्रैकोडी तमिलनाडु। और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली रसायन एवं रसायन अभियांत्रिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1950 में स्थापित की गई। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में स्थापित है। तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में। तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर धातु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्थापित की गई। सर्वप्रथम 21 नवंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया तथा 26 नवंबर 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली और महातौल इकाइयों के क्षेत्र में शोध के लिए नेहरू ने द्वारा 4 अक्टूबर 1947 को इसकी आधारशिला रखी गई और 21 जनवरी 1950 को सरदार वल्लभ पटेल ने इसका उद्घाटन किया गया। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। ये है गांधी सागर बांध। ये बांध मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर जिले में स्थित है। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर जिले में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को इसकी आधारशिला रखी। तुंगभद्रा बांध। ये बांध कर्नाटक के होसपेट तथा बेल्लारी जिले में स्थित है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट चेन्नई के तिरुमलम अय्यर थे। ये 1953 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में स्थित है, बेल्लारी जिले में। और इसका मुख्य आर्किटेक्ट चेन्नई के तिरुमल अय्यर 1953 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अब है भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध 1944 ईस्वी में पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ इसके निर्माण के लिए समझौता किया। 1950 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 17 नवंबर 1955 को नेहरू ने प्रतीकात्मक रूप से इस बांध में कंक्रीट डलाकर इसकी शुरुआत की। इसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी वस्तु कहा है। तो चमत्कारी वस्तु किसे कहा है? तो भाखड़ा नंगल बांध को कहा है और ये पंजाब में स्थित है। और इसके राजस्व मंत्री छोटू राम और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ समझौता हुआ। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल ये खास क्षेत्र अनुसंधान के लिए 1961 में स्थापित किया गया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल में स्थित है, 1961 में स्थापित किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलोर में की गई। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 बेंगलोर। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत में एक पोत प्रांगण है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? भारत का एक पोत प्रांगण है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत का पोत प्रांगण जो विशाखापट्टनम में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च 1956 में समाप्त हुई। इस योजना ने भारत में समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने का आधार रखा। इस योजना ने स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के मूल्यों में परिपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी जो जाति वर्गभेद तथा क्षेत्रवाद से ऊपर थी। इन संस्थानों की स्थापना ने रोजगार का सृजन किया तथा उत्पादन में वृद्धि की जो एक विकासशील देश के लिए एक आधारभूत आवश्यकता थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। अप्रैल 1954 में योजना के प्रारंभ होने के पूर्व आयोग ने राज्य सरकार को जिले व ग्राम स्तर की योजनाएं विशेष तौर पर तैयार करने का आग्रह किया जिसे विश्व रूप में कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण उद्योगों की मेहता को सम्मिलित किया जाना था। स्थानीय स्तर पर इन योजनाओं को तैयार करवाने का कार्य प्रत्येक क्षेत्र में विशेष की आवश्यकताएं भौगोलिक संरचना तथा विकास का स्तर भिन्न भिन्न होना था। अतः इस प्रकार से योजना में आम जोन को सम्मिलित करने का सफल प्रयास किया गया। इस योजना के निर्माण में विख्यात सांख्यिकीविद महालनोबिस का योगदान रहा। उन्हीं के दिए गए मॉडल पर इस योजना का निर्माण किया गया। उनका मत था कि देश में आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि कृषि तथा अन्य संबंध उद्योगों के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे। प्रथम योजना में स्थापित संसाधनों का विकास करना तथा इन संसाधनों में होने वाली शोध को भारत के विकास के उपयोग में लिया जाना।
सेकंड उद्देश्य था इसका कि औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को प्राथमिकता देना। और थर्ड उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर को सुधारा जा सके। और फोर्थ उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि। और फिफ्थ उद्देश्य आय एवं संपदा के वितरण में असमानता के अंतर को कम करना। द्वितीय योजना का प्रारूप फरवरी 1956 में आया तथा संसद ने इसे मई 1956 में पारित किया। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 4,800 करोड़ रुपए एवं निजी क्षेत्र के लिए 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इस योजना में परिवहन, संचार, उद्योग एवं खनन पर कुल योजना की 50% का प्रावधान रखा गया। तो परिवहन, ऊर्जा, संचार एवं खनन पर 50% का प्रावधान रखा गया। द्वितीय योजना में स्वेज नहर पर संकट एवं कुछ अन्य समस्याओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की अनुमति लागत में वृद्धि होने लगी, तो 400 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रावधान की सीमा को बढ़ाए जाने पर विचार किया। इसी हेतु मई 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 3 विकल्प सुझाए। इसका पहला विकल्प था कि योजना का प्रावधान 4260 करोड़ रुपये किया जाए। और दूसरा प्रावधान था कि योजना को एक वास्तविक प्रावधान 400 करोड़ रुपये ही रखा जाए तथा सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवा के बजट में कटौती की जाए। तीसरा प्रावधान था कि योजना का प्रावधान 4500 करोड़ रुपये कर मुख्य परियोजनाओं को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने तीसरे बिंदु पर सहमति व्यक्त कर योजना को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जिससे मुख्य प्रोजेक्ट शामिल थे, और दूसरे भाग में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जिसमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होने पर पूरा किया जाना था। पूर्व संशोधित प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रवार अनुमोदन की तालिका निम्न प्रकार थी। तो परिवहन संचार में 1345 करोड़ 28%, और बाद में छोड़ो, ये काम करनी है। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 95 करोड़ रुपए की सहायता ली गई और विदेशी सहायता में अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान से सहायता प्राप्त की तथा वर्ल्ड बैंक से रेलवे तथा बंदरगाहों के विकास के लिए सहायता प्रदान की। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 10% वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों में 19% की वृद्धि हुई, तो प्रति व्यक्ति आय में 11% बढ़ी और विनियोग की दर से जो भारत में राष्ट्रीय आय का 7.3% थी से बढ़कर 11% हो गई। और सिंचाई क्षेत्र में 2.26 लाख करोड़ हेक्टेयर से 2.80 करोड़ हेक्टेयर हो गया तथा विद्युत का उत्पादन 34 लाख किलोवाट से बढ़कर 55 लाख किलोवाट हुआ। इस योजना काल में समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन 1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 औद्योगिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी काल में सार्वजनिक क्षेत्र में ONGC, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड और हिंदुस्तान टेलीप्रिंट्स लिमिटेड आदि लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। इस योजना काल में भिलाई, दुर्गापुरम, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की भी स्थापना की गई। तो द्वितीय पंचयोजना में भिलाई, दुर्गापुरम, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। इस योजना में जहां एक तरफ विज्ञान, तकनीकी, उद्योग एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक एकता एवं विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। जो इसमें रूपरेखा में पहला पॉइंट था कि हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो, दूसरा पॉइंट था कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हो, और तीसरा पॉइंट था कि बनारस एवं कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और चौथा पॉइंट था कि कला एवं संस्कृति के विकास के लिए संगीत, नृत्य, नाट्य अकादमी की स्थापना हो, और फिफ्थ पॉइंट था कि पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा नव विज्ञान विभाग की विकास हो। सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना सन 1955 में सोवियत संघ के रूस के सहयोग से की गई। तो भिलाई की स्थापना कब की गई? 1955 में। किसके सहयोग से? USSR के सहयोग से। तेल और गैस उत्पादन के लिए ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई। तो तेल और गैस उत्पादन के लिए ONGC की स्थापना कब की गई? ONGC की स्थापना 1956 में, और 1955 में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना USSR के सहयोग से। 56 को ONGC की स्थापना। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1960 में चेन्नई में संचार उपकरणों के निर्माण के लिए 1960 में की गई। और भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए सन 1956 में की गई और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई। उसके बाद तृतीय पंचयोजना क्या थी? तो तृतीय पंचयोजना का प्रारूप 1961 से 67। तृतीय योजना का प्रारूप बनाने का कार्य 1958 में प्रारंभ किया गया और ये 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ हुई। इसकी प्रारंभिक प्रारूप मार्च 1960 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा जुलाई 1960 में इसे प्रकाशित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे: राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि,
तो तीसरी पंचायत योजना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा उद्योग की आवश्यकता पूर्ति एवं निर्यात के लिए कृषि उत्पादों में वृद्धि और आधारभूत उद्योगों का विकास करना, जिसमें 10 वर्षों में देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की आंतरिक संसाधनों की पूर्ति की जा सके। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट था कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। तीसरी योजना में 7,500 करोड़ का प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, 4,100 करोड़ का प्रावधान निजी क्षेत्र के लिए किया गया। इस योजना के दौरान 2 प्रमुख बाधाएं आई। सन 1962 और 1964-65 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान से संघर्ष के कारण रक्षा बजट में वृद्धि की गई। इस योजना के दौरान 5 में से 3 वर्षों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तथा बाहरी तथा वित्तीय सहायता भी कम प्राप्त हुई। इन समस्याओं के बावजूद भी इस योजना ने उपलब्धि अर्जित की, जैसे राष्ट्रीय आय 13.8% हुई, प्रतियोगिता आय 5.3% की दर से बढ़ी और विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 11% से बढ़कर 14.15% हो गई और बचत की दर 8.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। कृषिगत उत्पादन 16% बढ़ा तो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 8% रही तथा आधारभूत उद्योगों में उत्पादन वृद्धि 15% से 16% वार्षिक रही। इस योजना में आर्थिक सत्ता की केंद्रीकरण व एकाधिकारवादी प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए लोक उपक्रमों को सशक्त माध्यम मानते हुए उन्हें और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अवधि में भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सांबर सॉल्ट लिमिटेड आदि लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। उपयुक्त 3 पंचायत योजनाओं एवं 3 वार्षिक योजनाओं की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए विविध क्षेत्रों में जैसे तेल, कोयला, इस्पात, धातु, कृषि, खाद्य एवं बीज, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में लोक उपक्रम स्थापित किए गए, जिनकी आगे चलकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था का विकास के उच्च स्तर तक ला जाने का प्रयास किया गया तथा स्वपोषित या आत्मनिर्भर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। सन 1962 में चीन तथा सन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए। सन 1965-66 में सूखे की मार ने इस योजना में वृद्धि का लक्ष्य को सीमित कर दिया और इस योजना की असफलता में 1966 में अवमूल्यन के पश्चात भी निर्यातों में स्थिरता ने चौथी योजना को स्थगित करने को विवश कर दिया तथा 1960 से 1969 की अवधि में भारत में योजना अवकाश रहा और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में द्वितीय तथा तृतीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार ही स्थिरता के साथ विकास, पर्याप्त वृद्धि के साथ आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय व समानता के उद्देश्य को अपनाया गया और पांचवी परियोजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके स्थिरता लाने का उद्देश्य भी तय किया गया। जनता सरकार ने पांचवी पंचायत योजना को 1979 ईस्वी में समाप्त होनी थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया। सन 1978-80 में 2 एक वर्षीय योजनाओं के साथ छठी योजना में उन्हीं उद्देश्यों के साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता, बेरोजगारी को दूर करने के लिए लक्ष्य रखे गए और सातवीं योजना में 1985-90 में वृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया, किंतु समस्या उद्देश्यों को प्राप्त करने की रही। अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक अस्थिरता कारण आर्थिक सुधार कालावधि में 8वीं योजना अप्रैल 1992 से आरंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य कभी संदर्भों में मानव विकास करना था। इस हेतु आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए गए। नवी योजना के समय जब समस्त विश्व में खुली बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर बल दिया जा रहा था, तो उस समय सरकार की विवेकशील भूमिका के साथ उत्पादित के रोजगार, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने तथा विकास के अन्य सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। नवी योजना के दौरान अच्छे निष्पादन से उत्साहित होकर 10वीं योजना में 8% की वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना में मजबूत निजी क्षेत्र के सापेक्ष सरकारी क्षेत्र की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया। साथ ही सभी राज्यों के संतुलित विकास करने हेतु ऊर्जा सुधार, तकनीकी उन्नति के साथ आर्थिक गतिविधि कुशलता बढ़ाने के प्रयास किए गए। ये योजना सफल योजना रही, जिसमें 7.9% की वृद्धि दर प्राप्त रही और 11वीं योजना में न केवल तीव्र वृद्धि बल्कि समावेशी विकास लक्ष्य और 12वीं योजना में तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2015 में की। ये भारत सरकार को प्रमुख नीति निर्माण में दिशात्मक और नीतिगत विचार प्रदान करती है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए ये केंद्र और राज्य की प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करती है। योजना आयोग के विकास के ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के स्थान पर ये आयोग विकास के नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर विश्वास करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि योजना आयोग का विकास ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के स्थान पर, नीति आयोग नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर विश्वास करता है। और नीति आयोग की स्थापित हुई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आयोग में आंतरिक मतभेद भी नजर आए हैं और राज्यों का विश्वास अर्जित करने में ये आयोग और अधिक प्रयास करने होंगे।
तो अभी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। योजना आयोग का परिवर्तित नाम है नीति आयोग।